नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। हमारी संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है और देश की सबसे बड़ी पंचायत से हमारी देश की जनता की उम्मीदें और आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं और इन उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करते हैं हमारे सांसद, जनप्रतिनिधि यानी लॉ मेकर्स। एक ऐसे ही लॉ मेकर जिन्होंने पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक का सफ़र तय किया है, वो हमारे साथ हैं बीजेडी के राज्यसभा सांसद मुजीबुल्लाह खान साहब। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। राजनीति में आना कैसे होगा, क्योंकि आप तो ओडिया एक्टर हैं। देखिए, राजनीति में हमारे परिवार के लोग सब थे। मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी, पूरा खानदान, मेरे नाना जी सब राजनीति में थे। मेरे नाना भी विधायक थे 1957 में। उसके बाद मेरे बड़े पिताजी जो वो 40 साल एमएलए थे। मेरे पिताजी पंचायत के सरपंच थे, ब्लॉक में चेयरमैन थे। तो राजनीतिक परिवार से मैं आता हूँ, लेकिन फिल्मों का मुझे शौक़ था, इसीलिए मैं उड़िया फिल्मों में काम किया। अब उड़िया फिल्मों में काम करने के वक्त भी मुझे राजनीति में रुचि ज़्यादा था। इसीलिए तत्काल मुख्यमंत्री बिजू पटनायक, जो हमारे उड़ीसा के सबसे वेटरन नेता, सारे भारतवर्ष के बहुत बड़े नेता हैं, उनके संसद में मैं आया, उनसे मिला। फिल्म एक्टर के हिसाब से बचपन से भी मुझे जानते थे। तो मैं उनको बोला था, सर मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, एमएलए बनना चाहता हूँ। तो बिजू बाबू बोले, तू फिल्म एक्टर हो के एमएलए बनेगा? मैं बोले, हाँ सर बनना चाहता हूँ। तो बोले, ठीक है, अगर तू राजनीति करना चाहता है तो पहले पंचायत से शुरू कर, अपना ग्राम पंचायत से पहले शुरू कर, वहाँ पर पहले सरपंच जीत के आ, उसके बाद मैं समझूंगा कि तू राजनीति कर सकता है। तो मैं बोला, सर ठीक है। तो बिजू बाबू जब चीफ मिनिस्टर थे, उसी वक्त 1992 में चुनाव हुआ था और मैं उस वक्त सबसे कम उम्र का सरपंच, भारतवर्ष में सबसे यंगेस्ट सरपंच मैं इलेक्टेड होके आया था पंचायत में। क्या उम्र थी खान साहब? शायद उस वक्त 21-22 साल ऐसे कुछ हुआ था, जस्ट पंचायत इलेक्शन लड़ने के काबिल था। तो क्योंकि गूगल में पिछले 1 साल के नीचे तक मैं ही था, 30 साल तक। अभी कोई शायद उससे कम उम्र वाला मेरे से कोई हो गया है तो उसका नाम आ गया है। तब तक मैं ही पंचायत सरपंच था। सरपंच होने के बाद मेरा बहुत इच्छा था कि मैं एमएलए बनूं, एमपी बनूं, लेकिन एक होता है ना, जब तक वक्त नहीं आता तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा होते होते बिजू बाबू का निधन हो गया 1997 में। और बिजू बाबू के निधन के बाद उनके सुपुत्र, उनके छोटे बेटे श्री नवीन पटनायक जी राजनीति में जब आए तो मैं उनके साथ जुड़ा और सारा उड़ीसा, जब नवीन बाबू जहाँ जहाँ इलेक्शन में घूमे, प्रचार किए, मैं उनके साथ प्रचार किया। और ऐसा होते होते काफ़ी दिन में पार्टी के लिए काम किया, लेकिन विधायक बनने का शायद मेरा भाग्य में नहीं था, तो मैं नहीं हो सका। लेकिन मुझे अच्छे पोजीशन में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रखे थे। पहली बार जब सरकार बना तो एग्रीकल्चर प्रमोशन कॉरपोरेशन एक है, उस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुझे बनाए। सेकेंड बार जब सरकार आया तो मैं फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन बना। तीसरा बार जब सरकार आया तो मैं फिर से फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन बना। चौथा बार जब सरकार आया तो मैं काजू डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन बना। पांचवा बार जब हमारा सरकार आया तो मैं राज्यसभा आया। तो मैं काफ़ी दिनों से राजनीति से जुड़ा हूँ और मैं ज़रूर आभार व्यक्त करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का कि वो इतना अच्छा मौका एक दिए हैं लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए, उड़ीसा के लिए कुछ काम करने के लिए। देश के सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च जगह जहाँ जिसको बोला जाता है राज्यसभा, उस जगह मुझे भेजे हैं और मुझे ये मौका मिला है। मैं कोशिश करूँगा ज़रूर कि उड़ीसा के लोगों का बात सबको पहुँचा सकूँ। जी, जैसा आपने कहा मुजीबुल्लाह साहब कि उड़ीसा की जो जनता है उनकी बात रखना संसद में, और वो भी उच्च सदन में, तो शून्यकाल में मौका मिलता है, प्रश्नकाल में मौका मिलता है। ऐसी कौन सी जो बड़े मुद्दे आपने रखे और उनका फ़ायदा जो है वो उड़ीसा की जनता को हो गया, ऐसे मुद्दे जो आपने संसद पे रखे? देखिए, रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में मैं बहुत से मुद्दे उठाया था, जो कि अभी उम्मीद लगता है कि साकार हो जाएगा, क्योंकि हमारे उड़ीसा से भी रेलवे मंत्री अभी बने हैं। तो उसको जीरो आवर में भी मैं उठाया था। और एक सबसे बड़ा मुद्दा था महिलाओं का मुद्दा
कि महिलाओं को हर जगह में प्रायोरिटी देना चाहिए, महिलाओं के लिए हर वक्त और हर जगह में पॉलिटिकली रिजर्वेशन देना चाहिए, जो कि भारतवर्ष में उड़ीसा ही ऐसा एक राज्य है जिसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है पंचायत में और अर्बन लोकल बॉडीज़ में। वैसे भारतवर्ष में शायद कोई ऐसा राज्य नहीं है 50% रिजर्वेशन देने का, उड़ीसा में हुआ है। जब बीजू बाबू थे तब 33% रिजर्वेशन था महिलाओं के लिए, और नवीन बाबू आने के बाद उसको 50% कर दिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं संसद में भी, विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन हो। इसके लिए एक संकल्प पारित हुआ है, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित होकर आया है, हमारे संसद को आया है। तो हम लोग इस बारे में भी बहुत बार मैं शून्यकाल में उठाया हूँ कि 33% रिजर्वेशन पारित हो जाए ताकि महिलाओं को उनका हक मिले, वो भी प्रतिनिधित्व करने का मौका उनको मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आगा कुछ ही साल 1.5 साल में शायद हमारा वो उम्मीद से भी हम लोग खरे उतरेंगे कि 33% रिजर्वेशन हमको मिलेगा महिलाओं के लिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है उसके। जी मुजीबुल्लाह साहब, विधायी कार्य जब रहते हैं, बहुत सारे बिल आते हैं और उच्च सदन में भी आते हैं, आपकी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल भी रखे जाते हैं, उनमें चर्चाओं में भी आप भाग लेते हैं, क्योंकि आप बीजेडी के जो माइनॉरिटी सेल है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं, वो जब आते हैं उच्च सदन में आते हैं, उनमें आपकी क्या सहभागिता रहती है और कौन से बिल ऐसे हैं, बड़े बिल, जो आपको लगता है कि यस ये जो हैं ये माइनॉरिटीज़ के लिए फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं? देखिए, अभी जो हालात हमारे देश का है, हर वक्त कहीं ना कहीं छोटे मोटे झड़पें होते रहती हैं। बहुत से जगह में माइनॉरिटीज़ को लेके लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद भी होते रहता है। लेकिन हमारा उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें सब धर्म के लोग, सब वर्ग के लोग पूरा मिलजुल के रहते हैं। हमारे उड़ीसा में सब प्रभु जगन्नाथ को सब भक्ति करते हैं, सब मानते हैं। और आप जानते हैं कि श्री जगन्नाथ के सबसे बड़े जो भक्त हैं वो होते हैं सालबेग। सालबेग माने मुसलमान आदमी वो थे कोई ज़माने में, वो जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त थे। जब हमारे कुछ कानून है, जगन्नाथ मंदिर में मिलने दिया, अंदर घुसने दिया नहीं जाता है, अभी भी वो परंपरा रह गया है पुराना कि गैर हिंदू को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो सालबेग इतने बड़ा भक्त थे, प्रभु जगन्नाथ उनसे मिलने खुद मंदिर से बाहर आए थे। और जब सालबेग का निधन हुआ, उनका एक मज़ार बना है, कब्र बना है जगन्नाथ मंदिर के थोड़ा आगे। जिस दिन रथ यात्रा निकलता है प्रभु जगन्नाथ का, उस दिन रथ यात्रा के वक्त वहाँ पर वही जगह में जहाँ उनका मज़ार है, जहाँ उनका कब्र है, वहाँ रथ रुकता है। रथ रुकने के बाद रथ से कुछ फूल उल ले जाके वहाँ डालते हैं, उसके बाद फिर रथ आगे बढ़ता है। जब तक बहुत ज़माने के पहले का बात था कि कोई राजा बोले थे कि वहाँ नहीं, रथ नहीं रुकेगा, कोई राजा बोले थे, तो ऑटोमेटिक आके रथ वहाँ रुक गया। हम लोग जो सुने हैं, रथ रुक जाने के बाद राजा बोला कि नहीं, यहाँ से कुछ फूल उल जाएगा नहीं, हाथी लगा के खिंचवाओ। वो बड़े बड़े हाथी लगा के भी खिंचवाए, लेकिन रथ हिला नहीं। मैंने प्रभु जगन्नाथ का इतना बड़ा उनके भक्त थे, जगन्नाथ खुद नहीं चाहे आगे बढ़ने के लिए, हाथी लगा के भी नहीं खींच पाए। तो उसके बाद से वो परंपरा चेंज हुआ और अभी जगन्नाथ जी का रथ वहाँ रुकता है जिस दिन उनका रथ यात्रा होता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो उड़ीसा के लोग सब श्री जगन्नाथ को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, भक्ति करते हैं। तो हमारा उड़ीसा में भाईचारा बहुत अच्छे है, सब धर्म के लोग, सब वर्ग के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग जितने भी हैं सब हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। मुझे माइनॉरिटीज़ का प्रेसिडेंट का पोस्ट में ऑनरेबल मिनिस्टर मुख्यमंत्री हमारे नवीन बाबू मुझे रखे थे बहुत साल से। मैं अभी तक भी माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट हूँ उड़ीसा का, और मैं सबको साथ लेके चलने का जो काम वो कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत से ऐसा मुद्दे हैं जिसके काफ़ी जगह में माइनॉरिटीज़ एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। ये हर जगह का प्रॉब्लम है। तो हम लोग अगर एजुकेशन सिस्टम को माइनॉरिटीज़ के लिए अगर अच्छा से माने बढ़ावा लाएं, अगर फैसिलिटीज़ करें, उनके लिए अलग अलग स्कूल्स कॉलेज माइनॉरिटीज़ को अगर प्रोत्साहन दें तो माइनॉरिटीज़ आगे बढ़ेंगे। उन लोग का अगर एजुकेशन अगर ठीक हो जाएगा तो हर चीज़ में उन लोग भी आगे निकलेंगे। वरना क्या होता है कि सिर्फ जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं उन लोग, कोई तो साइकिल दुकान कर लेता है, कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाता है, ऐसा हो के बहुत ही माने गरीबी हालत में रह जाते हैं, BPL होकर रह जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को अगर सुधारा जाए
सब वर्ग के लोग को एजुकेशन दिया जाए, उसमें माइनॉरिटी तो ज़रूर मैं कहूँगा। तो एजुकेशन सिस्टम अगर हमारा देश में सुधर गया तो बहुत से लोग आगे बढ़ेंगे, अपने पैर में खड़े होंगे और सब नौकरी के लिए भी जिद नहीं करेंगे। अपने पैर में खड़े होने का स्किल डेवलपमेंट होगा तो लोग आगे बढ़ेंगे। जी मुजीबुल्लाह साहब, आप उड़ीसा से आते हैं और हम सभी जानते हैं, पूरा भारत जानता है कि आप एक उड़िया कलाकार हैं, वेटरन उड़िया एक्टर हैं। जो फिल्म इंडस्ट्री है या उससे जुड़े जो लोग हैं, छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी, अब उड़ीसा के संदर्भ में कैसी हालत है और देश के संदर्भ में भी आप जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री का पोजीशन अभी पहले से उतना बेहतर नहीं है, मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन था। हमारा जब फिल्में पहले बनते थे, पुराने फिल्म जो थे, ओरिजिनल कहानी को लेकर फिल्म हमारा बनाया जाता था। जब हम लोग एक्टर थे, ओरिजिनल कहानी को लेकर बनता था और लोग भी बहुत पसंद करते थे। उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि सब कॉपी फिल्म में बनने लगा। एक साउथ में एक फिल्म बन गया, उसको तुम स्टोरी ला के पूरा उतार दो। तो ऐसा हुआ, धीरे धीरे फिल्म का हालत इसीलिए थोड़ा बिगड़ते गया, लोग पसंद नहीं करे। सब बोले अरे साउथ में तो ये फिल्म आया है, उसको हम लोग उड़िया में फिर क्यों देखेंगे, ऐसा सिचुएशन हो गया। उसके बाद जब हमारा सुपर साइक्लोन आया उड़ीसा में 1999 में, उसके बाद से हमारा इंडस्ट्री का हालत बहुत प्रॉब्लम आया सुपर साइक्लोन के बाद। और कोरोना के बाद तो पूरा ही साल 2 साल टोटल शूटिंग बंद हो गया। कलाकार लोग जितने भी हैं, छोटे से बड़े कलाकार, सब बहुत मुसीबत में पड़े हुए हैं। लेकिन अभी उड़ीसा सरकार, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, फिल्म डेवलपमेंट के लिए हमारा एक कलिंग स्टूडियो है, जब से सबसे पुराना स्टूडियो उड़ीसा में, वो पूरा डैमेज हो गया था, उसको अभी रिवाइव करने के लिए फंड सेंक्शन किए हैं। वो काम जोर शोर से चल रहा है। हमारा कलिंगा स्टूडियो एक ऐसा स्टूडियो था जिसमें बंगाल के फिल्म डायरेक्टर लोग, प्रोड्यूसर आके वहाँ शूटिंग करते थे। ऐसा दिन भी था उड़ीसा का, कलिंगा स्टूडियो बोला जाता था। तो आज उसका हालत ठीक नहीं है, इसीलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अभी फंड कुछ सेंक्शन किए हैं, उसका काम जोर शोर से चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि जब वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा, वो भी एक छोटा फिल्म सिटी जैसा है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा फिल्म इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगा। हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी उड़ीसा में हैं, आगे बढ़ेगा। और ज़रूर उम्मीद करूँगा कि एक कलाकार के नाते कि इंडस्ट्री को बचाना चाहिए। इंडस्ट्री अगर बचेगा तो हमारे छोटे छोटे काम करने वाले फिल्म लाइन में, वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन को छोड़िए, मैं स्पॉट बॉय तक का बात करना चाहता हूँ। एक फिल्म बनाने के लिए सबका योगदान बहुत जोर देना पड़ता है, खास करके एक स्पॉट बॉय का भी बहुत बड़ा काम रहता है। वो अगर आर्टिस्ट को लाके पानी नहीं देगा, वो आर्टिस्ट को लाके चाय जरा नहीं देगा, तो फिर वो शूटिंग आगे भी नहीं बढ़ सकता। स्पॉट बॉय का बड़ा, और आप यकीन रखिए कि स्पॉट बॉय जब सबसे पहले उठता है, जब शूटिंग के समय हम लोग मार्क करते हैं, वो सुबह सबसे पहले उठता है और लास्ट में सोता है, टोटल पैकअप के बाद। वो सबसे बड़ा मेहनत करता है। इसीलिए मैं जब फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन था तो मैं स्पॉट बॉय लोगों के लिए बहुत सा योजना किया था कि उन लोग का कैसा, अगर उनका परिवार कैसा ठीक से चलेंगे, क्या उनको क्या फैसिलिटी हम लोग दे सकते हैं। ऐसा बहुत सी बातें हैं। लेकिन ये स्टूडियो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि ज़रूर हमारा उड़िया फिल्म इंडस्ट्री और डेवलप करेगा। और उसी वजह से जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ने ये बात बताया, मैं जब कॉरपोरेशन चेयरमैन था, तो उड़िया फिल्म से टोटल टैक्स फ्री कर दिया गया है। उड़िया फिल्म में और टैक्स नहीं है, चीफ मिनिस्टर उठा दिए हैं, बिल्कुल कोई फिल्म के लिए टैक्स नहीं लगता। जी जी जी। आपने मुजीबुल्लाह साहब पंचायत स्तर से स्टार्ट किया है, और जहाँ तक उड़ीसा की पंचायतों की बात है या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, अब उड़ीसा का उसमें नाम आता है। आपकी दृष्टि में कौन से अच्छे काम उड़ीसा में हो रहे हैं, जो गरीब तबका है और जो महिलाएं हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए वो चीज़ें हो रही हैं उड़ीसा के संदर्भ में? देखिए, उड़ीसा में सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो योजनाएं सब किए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारे उड़ीसा में है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप शायद ही भारतवर्ष में कोई राज्य में इतना अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ हो। 70 लाख महिला, 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है। हमारा 4 करोड़ 4.5 करोड़ का आबादी है उड़ीसा में, लेकिन उसमें 70 लाख महिला अभी इन्वॉल्वमेंट है। मेरे को उम्मीद लगता है कि कुछ दिन में शायद 1 करोड़ करीब पहुंच जाएगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप करने के बाद गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ उनको दिया है, जो महिला घर में बैठती थी, 1 रुपया 2 रुपया के लिए अपने पति को हाथ पताती थी कि कोई माँ बेटा को पैसा मांगती थी कि मुझे दे दे,
वो सिचुएशन अब नहीं है। अभी सब अब कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, जिसको जो कला आता है। तो गवर्नमेंट के जो हेल्प से सरकार जो योजना बनाई है उसके वजह से अब सब अपने पैर में खड़े होने लगे हैं और सबके पास पैसा है। सब अभी कोई भूखा नहीं मरता उड़ीसा में कहीं पर भी। उसके साथ साथ हमारे जो चीफ मिनिस्टर 1 रुपीज़ में जो BPL को चावल भी देते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा हेल्प हुआ है सबके लिए। तो पहले ज़माना ऐसा था कि बारिश के मौसम पे ना काम मिलता था ना काज, बारिश हो जाता था, लोग भूखे सोते थे घर में। वो ज़माना और नहीं रहा। अभी सबके घर में चावल मौजूद है। कुछ नहीं तो चावल, उड़ीसा में जानते हैं पखाल खाते हैं, कुछ नहीं तो चावल थोड़ा प्याज एक काट के पखाल भी खा के आदमी आराम से जी जाता है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला लोग हैं उनको चीफ मिनिस्टर इतना बढ़ावा दिए कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक महिला को, एक माँ को CM आज संसद में पहुंचा दिए, लोकसभा का टिकट दे दिए। सब समझ नहीं पाए लोग कि नवीन बाबू ये क्या कर रहे हैं। और वो सीट दिए जो सीट की नवीन बाबू का सीट था। नवीन बाबू जिस सीट से सांसद थे, उनके पिताजी जिस सीट से सांसद थे, आस्का कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उड़ीसा का गंजाम जिला का, वो सीट एक महिला को, वो जो मौसी हैं जो आई है जीत के, वो स्टैंडर्ड 3 तक शायद पढ़ी है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती थी। उनको लगे वो समझ नहीं पाई, वो बोले मुझे कहाँ ले जा रहा हो, मैं क्यों करूँगी। उनको बोले कि तुम महिलाओं का बात जाके पार्लियामेंट में बोलो। वो बोले मैं हिंदी नहीं बोल सकती, तुम उड़िया में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम जाओ। आज आस्का जैसे संसदीय क्षेत्र से एक महिला जीत के आई है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप सोचिए, जो भारतवर्ष में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का कितना बड़ा योगदान है। एक संसद में भी, लोकसभा में भी भेज चुके हैं महिला SHG ग्रुप को। ये होती है सबसे बड़ी बात जी। मुजीबुल्लाह साहब, एक सामान्य नागरिक के तौर पे भी और एक सांसद के तौर पे भी बहुत सारे काम जो है वो दिमाग में रहते हैं। कुछ पे काम हो रहा है, कुछ हो गया है, और कुछ आपके मेंटल माइंडसेट में है। अभी यहाँ पे वो उनकी जो सारी की सारी थॉट प्रोसेस वो यहाँ चल रहा है। अब आपका विज़न उड़ीसा के प्रति या जहाँ आपके क्षेत्र के प्रति ये रह गया, ये ज़रूर करूँगा। देखिए, मेरा सबसे बड़ा बात यह है कि उड़ीसा के लोग, मैं सोचता हूँ कि उड़ीसा के लोग, मैं चाहता हूँ हर जगह में ऐसा कुछ डेवलपमेंट वर्क हो जो अभी आजकल हो रहा है। टेक्निकल लेबर्स भी बहुत है उड़ीसा में। उड़ीसा के लोग, आप तो जानते हैं सूरत में उड़ीसा के लोग हैं, तभी सूरत में वो मिल चलता है। हमारा कपड़ा का जो मिल है सूरत में, और उड़ीसा के लोग नहीं रहते तो नहीं चलता। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उड़ीसा में ऐसा जो अभी बहुत सा चीज़ अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, ताकि हमारे लोग वहीं पर काम करें, वहीं पर रहें। और वैसे आप जानते हैं उड़ीसा वैसे भी भाईचारा वाला राज्य है, ना वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, ना दंगा फसाद होता है, और कनेक्टिविटी तो इतना अच्छा है। आप कभी उड़ीसा जाएंगे, रास्ता देखेंगे, रोड देखेंगे, बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उड़ीसा में एजुकेशन भी डेवलपमेंट हो गया, यूनिवर्सिटीज़ बन गए, बहुत से कॉलेज बन गए, और अभी हेल्थ सेक्टर में भी उड़ीसा में काफ़ी कुछ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी बन गए, जो कि हमारे हेल्थ सेक्टर में हम लोग बहुत पीछे थे, बहुत प्रॉब्लम्स था। अभी हेल्थ सेक्टर में वो प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे वो भी दूर हो गया। और हेल्थ सेक्टर में अभी बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, एक योजना माननीय मुख्यमंत्री बनवाए हैं, उसमें एक BPL जो कार्डधारी रहेगा, जिसके पास वो कार्ड रहेगा, 5 लाख तक बीमा, हेल्थ बीमा वो पा सकता है, कहीं पर भी ट्रीटमेंट करवा सकता है अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में। और एक महिला 10 लाख तक करवा सकती है, महिला के लिए 10 लाख कर दिया गया है। तो ये सब डेवलपमेंट चीज़ काफ़ी उड़ीसा में हो चुका है। मैं उम्मीद करूँगा कि आगे उड़ीसा के लिए बहुत सा कुछ जो प्रोग्राम सभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के दिमाग में है वो करना चाहते हैं। हम लोग सब मिलकर उनको कैसा, उनका विज़न को इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, उसके पीछे हम लोग सब लगेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि ज़रूर हम लोग सक्सेस होंगे। और अगले साल तो चुनाव है, और चुनाव में भी 100% हम लोग को फिर से सरकार बनने जा रहा है जी। तो राज्यसभा सांसद BJD के मुजीबुल्लाह खान साहब का कहना है कि ओडिशा में जो है वो चाहे माइनॉरिटीज़ की बात हो और ख़ासकर महिलाएं जो हैं उनका विकास, अभूतपूर्व विकास हुआ है, ऐसा उनका कहना है। और उड़ीसा को लेकर उनका कहना है कि पलायन एक बड़ा मुद्दा है उड़ीसा का, और उड़ीसा से पलायन ना हो इस दिशा में वो भरसक प्रयास करेंगे। इस मुद्दे को उच्च सदन में और प्रदेश के स्तर पे भी उठाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। मुजीबुल्लाह साहब, आपने संसद TV के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।